नाज़रीन, शुगर माफिया ने 9 तरीकों से करप्शन की। जब ये करप्शन हो रही थी उस वक्त हुकूमत के 6 इदारों ने या तो आंखें बंद किए रखी या जानबूझकर करप्शन की पुष्टपनाही की। चीनी की बरामद और कीमत बढ़ने से सबसे ज्यादा फायदा जहांगीर तरीन के ग्रुप को हुआ। आसिफ जरदारी, शरीफ खानदान समेत 6 बड़े ग्रुप्स ने फ्रॉड किया, हेरा फेरी की। FIA ने चीनी बहरान पर जो तहकीकाती रिपोर्ट जारी की थी, आज उसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट भी सामने आ गई, जिससे मालूम हो गया है कि किस किस तरीके से करप्शन की गई और इसमें कौन कौन से इदारे जिम्मेदार हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि यह तमाम वारदात हुई कैसे। नाज़रीन, 6 दिसंबर को पंजाब काबीना का इजलास होता है, जिसकी सदारत वज़ीर आला उस्मान बुज़दार करते हैं। इसमें वज़ीर खुराक ने बताया कि इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने शुगर मिलों को 1.1 मिलियन मैट्रिक टन चीनी बरामद करने की इजाज़त दे दी है और सब्सिडी का फैसला सूबों पर छोड़ा है। जिसके बाद पंजाब काबीना ने हर किलोग्राम चीनी पर 5 रुपए सब्सिडी देने का फैसला किया। यह समरी तो जारी की गई, लेकिन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी पैदावारी लागत क्या है, इस पर कुछ गौर ना किया गया। इससे पहले 4 दिसंबर को वजारत सनअत व पैदावार कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर सर्वे कर चुका था और कह चुका था कि सब्सिडी देने की कोई जरूरत नहीं है। जिस वक्त चीनी मुल्क से बाहर भेजने के लिए सब्सिडी दी जा रही थी, उस वक्त मुल्क में चीनी की कीमत में इजाफा हो रहा था। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने तहकीकाती कमीशन को बताया कि सब्सिडी देने पर काबीना की शुगर कमेटी में बहस हुई थी, लेकिन जब उनसे पूछा गया, जब उनसे 6 दिसंबर की मीटिंग के बारे में पूछा गया, जिस मीटिंग में सब्सिडी देने का फैसला किया गया था, तो उस्मान बुज़दार ने कहा कि इन्हें ऐसी कोई मीटिंग याद ही नहीं है। रिपोर्ट में लिखा है कि उस्मान बुज़दार सब्सिडी देने को काबीना का फैसला बताते हैं, लेकिन काबीना इजलास के मिनट देखे जाएं तो उनकी बात दुरुस्त मालूम नहीं होती। नाज़रीन, असद उमर से भी पूछा गया कि आपने सब्सिडी देने का फैसला सूबों पर क्यों छोड़ा। तहकीकाती कमीशन के मुताबिक वो असद उमर के जवाब से मुतमईन नहीं हुए। बयान के मुताबिक सब्सिडी का फैसला सूबों को इसलिए दिया गया कि हर सूबे की प्रोक्योरमेंट कॉस्ट मुख्तलिफ होती है, यानी खरीदारी की जो कीमत होती है वो मुख्तलिफ होती है। लेकिन तहकीकाती कमीशन कहता है कि ये बात दुरुस्त नहीं, सूबों की प्रोक्योरमेंट कॉस्ट में बहुत ही मामूली सा फर्क है। कमीशन रिपोर्ट के मुताबिक 27 नवंबर को 2018 को वज़ीर खुराक ने एक समरी जारी की, जिसमें कहा गया कि 3 अरब रुपए के करीब रकम शुगर मिल्स को दी जाए। इंक्वायरी रिपोर्ट पर जहांगीर तरीन और मुनिस इलाही का रद्द अमल भी आ गया। जहांगीर तरीन ने ट्वीट में कहा है कि वो अपने खिलाफ लगाए गए झूठे इल्जामात पर हैरान कुन है। ट्वीट में जहांगीर तरीन ने कहा कि उन्होंने हमेशा साफ शफाफ कारोबार किया। वो कहते हैं उन्होंने कभी भी 2 खाते नहीं रखे, वो तमाम टैक्स अदा करते और वो अपने खिलाफ हर इल्जाम का जवाब देकर सुरखरू होंगे। जबकि चौधरी मुनिस इलाही का कहना है कि वो किसी शुगर मिल्स की मैनेजमेंट में शामिल नहीं, ना किसी शुगर मिल्स के बोर्ड का हिस्सा हैं। तो नाजरीन, इसका जिम्मेदार है कौन? ये रिपोर्ट आखिर किसको जिम्मेदार ठहरा रही है और जो जिम्मेदार है उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, इस पर हम पहले कानूनी राय लेंगे। हमारे साथ मौजूद है मारूफ जनाब बैरिस्टर सलमान अकरम राजा साहब। बैरिस्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। सर, ये पहले तो बताइएगा, ये जो रिपोर्ट है ये करेगी क्या? मतलब क्या ये रिपोर्ट किसी को कसूरवार ठहरा रही है? क्या ये रिपोर्ट किसी शख्स की जानिब या किसी ग्रुप की जानिब की तरफ क्या ये इशारा कर रही है? क्या जहांगीर तरीन, क्या मुनिस इलाही, क्या RY के ग्रुप, क्या ये सब धर लिए जाएंगे? ये रिपोर्ट अगर किसी का नाम ले रही है राजा साहब, तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है? सर, एक मेरी नज़र में बड़ी अजीब व गरीब रिपोर्ट है। ये बज़ाहिर तो बहुत से लोगों की जानिब उंगली उठा रही है, नैब की कार्रवाई का तकाजा कर रही है, लेकिन इसको ज़रा गौर से समझने की ज़रूरत है कि ये कह क्या रही है। देखिए, एक मामला जो बड़ा मामला है वो सब्सिडी का था कि क्या सब्सिडी के देने में, सब्सिडी के लेने में कोई जुर्म सरजद हुआ। इस हवाले से जो इस रिपोर्ट में एक तरह से गुफ्तगू की गई है वो बहुत दिलचस्प है। पैरा 225 से आगे अगर आप 8-10 पैरे पढ़ें तो वो सूरत हाल वाज़ेह हो जाती है कि इस रिपोर्ट ने सब्सिडी के हवाले से क्या कहा है। असद उमर साहब से बात की, उनसे दरियाफ्त किया कि शुगर की जो बरामद थी उसकी इजाज़त क्यों दी गई, फिर सब्सिडी क्यों दी गई, और जो जवाज़ जो दिफा में दलाइल इन तीनों हजरात ने पेश किए उनको ये रिपोर्ट यकसर रद्द करती है। लेकिन साथ ही साथ ये रिपोर्ट ये नहीं कहती कि शुगर जो है वो बरामद नहीं होनी चाहिए थी। एक मुबहम सी बात है। सो अगरचे ये कहती है कि इनके दलाइल जो हैं, जो वजूहात इन्होंने बताई इस इंक्वायरी कमीशन को, वो काबिल कबूल नहीं हैं,
साथ ही ये रिपोर्ट ये भी कहती है कि उस वक्त के पंजाब के सेक्रेटरी फूड जनाब शौकत अली साहब ने ये एतराफ़ किया कि सब्सिडी की ज़रूरत नहीं थी। रुपए में डिवैल्यूएशन के बाद ये मुमकिन था कि पाकिस्तानी शुगर को एक्सपोर्ट किया जाए बैनुल-अक़वामी मंडियों में सब्सिडी दिए बगैर, और सब्सिडी का देना एक गलती थी। और यहाँ तक ये बात करके, ये नोट करके, ये आगे कोई बहुत वाज़ेह बात नहीं करती कि इसमें अगर कोई कसूरवार है तो फिर वो कौन है और उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ये बात बहरहाल वाज़ेह हो जाती है कि सब्सिडी लेने वालों के बारे में यहाँ कोई एक इल्जाम भी नहीं लगाया गया और उनको मुजरिम करार नहीं दिया गया। तो ये तो मामला है। लेकिन सब्सिडी, जो सब्सिडी जिन्होंने राजा साहब ली है उन पर ये इल्जाम तो है कि वो अपने खाते गलत बना रहे थे। हुकूमत के लिए कुछ और खाता बनाया हुआ था, अपने लिए कुछ और खाता बनाया हुआ था, टैक्स इवेजन करना चाह रहे थे। ये तो इल्जाम उन पे है जिस पे उनकी पकड़ हो सकती है। देखिए, ये बिल्कुल एक दूसरी बात है, सब्सिडी से ये गैर मुतल्लिक बात है। इस तरफ भी आती हैं, लेकिन पहला जो मामला था वो सब्सिडी का था। अब दूसरी तरफ आ जाए, जो बाकी 3-4 बातें इस रिपोर्ट में की गई जिनका कोई बहुत बड़ा ताल्लुक या बिल्कुल भी ताल्लुक सब्सिडी के मामले से नहीं है। वहां इन्होंने ये कहा कि जो शुगर केन गन्ना उगाने वालों को, काश्तकारों को रकम दी जाती थी, वो रकम शायद कम थी उस रकम से जो किताबों में दर्ज की गई। अब ये एक ऐसा मामला है कि इसका एक बड़ा भरपूर कोई ऑडिट हो, इस पे साला साल गवाही हो, वो काश्तकार सामने आए, वो बयान दें, तो फिर शायद कोई बात साबित हो। ये एक सरसरी सी रिपोर्ट है, इस हवाले से कोई ये सबूत के तौर पे इसको नहीं लिया जा सकता। बाकी जो बात ये रिपोर्ट करती है, बहुत से सफात सर्फ करती है, वो इस बात पे कि जो शुगर की एक्स मेन प्राइस है, जो कीमत थी चीनी की सरसे में, वो ये ऐसे तासुर देती है जैसे कानून है कि आपने अपनी जो कॉस्ट है उसका तयन करना है, अपनी पैदावारी जो कीमत है उसका तयन करना है, और उस पर शायद 10% आपने कोई मुनाफा लेना है। ऐसा कोई कानून नहीं है। शुगर जो है एक कमोडिटी है, इसकी कीमत मार्केट में तय होती है। ये तमाम बहस जो उन्होंने की है मेरी नजर में कानूनी तौर पे गैर मुतल्लिक है कि उन्होंने मुनाफा 10% कमाया या 12% कमाया। इनकी नजर में 10% होना चाहिए था। किसी मिल ने अगर 12 कमा लिया तो ये कह रहे हैं कि उसने 12 कमा लिया। राजा साहब, बड़ी अहम बात आपने कर दी है सर। मैं थोड़ी सी इस पे मजीद एक्सप्लेनेशन चाहूंगा, फिर मैंने आखिर में सब्सिडी वाला सवाल दोबारा भी करना है। यानी ये जो रिपोर्ट का माखज है कि जनाब अनड्यू प्रॉफिटेरिंग का रैकेट हमने जो है वो ब्रेक कर दिया, कि जी प्रॉफिटेरिंग हो रही थी, बहुत बड़े पैमाने पे लागत ज्यादा दिखा के प्रॉफिट कमाया जा रहा था। ये ऐसी चीज नहीं है जिससे पकड़ की जा सके शुगर मिल माफिया की। बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, एक सूरत वो होती है कि कोई कानून हो जो कहे कि आपने जो चीज फरोख्त करनी है वो इस कीमत पर फरोख्त करनी है। कानून के तहत आपका जो शरे मुनाफा है उसका तयन कर दिया हो और ये कहा गया हो कि इस शरे मुनाफा से ज्यादा अगर आप लेंगे तो ये कानून की खिलाफ वर्जी होगी। शुगर चीनी के हवाले से ऐसा कोई कानून नहीं था। शुगर हो, आटा हो, प्याज हो, आलू हो, ये मार्केट में, मंडी में इनकी कीमत तय होती है और उस कीमत पर चीजें बिकती हैं। लिहाजा ये पूरी ही बहस जो इन्होंने की है इसमें, और सैकड़ों सफ़ात इस पे सर्फ की हैं, मेरी नजर में ये गैर मुतल्लिक बहस है। पहले वो कानून तो बताएं इस तमाम रिपोर्ट में जिसके तहत 10% मुनाफा जायज था और 12% या 13% या 20% मुनाफा नाजायज था, और ये मुनाफा भी इन्होंने खुद ही तय किया है। मुनाफे के लिए जो इन्होंने फिगर लिए हैं, इन्होंने कहा हमारी नजर में उनकी कीमत इतनी होनी चाहिए थी, हम इनकी दी गई कीमत को नहीं मानते, और चूंकि हम इनकी दी गई लागत को नहीं मानते इसलिए हमारी नजर में इन्होंने बहुत ज्यादा मुनाफा कमा लिया। अगर ये मान भी लिया जाए कि मुनाफा ज्यादा था 10% से, तो कौन सा कानून है जो उससे टूटा? फिर आगे कानून कोई मौजूद नहीं है जो पकड़ सके इस मौजू पे। अच्छा सर, अब आखिरी चीज जो पूछना चाहूंगा राजा साहब आपसे, वो है सब्सिडी के हवाले से। सर, सब्सिडी के हवाले से रिपोर्ट ये कहती है कि गवर्नमेंट, मौजूदा गवर्नमेंट ने भी, पिछली गवर्नमेंट्स ने भी, किसी ने भी आजाद जराए से पता करवाने की कोशिश नहीं की कि इनकी लागत कितनी आ रही है ताकि सब्सिडी डिसाइड हो सके। अब सर, ये जो प्रोसीजरल मिस्टेक्स हैं, अगर तो ये प्रोसीजरल मिस्टेक्स हैं तो सर ये इसमें वज़ीर आला भी है, इसमें फूड मिनिस्ट्री भी है, इसमें शुगर केन कमीशन भी है, इसमें सैप भी आती है, तो क्या इनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई हो सकती है कंसिडरिंग द फैक्ट कि ये प्रोसीजरल गलतियां सारी? देखिए, इस रिपोर्ट में जैसा कि मैंने अर्ज किया, अगर किसी पे इन्होंने हाथ डाला है तो वो तो उन्होंने फूड सेक्रेटरी पंजाब, वजीर आला पंजाब और विफाक में उसद उमर साहब और रजाक दाऊद साहब के हवाले से कहा है कि उनके बयानात को हम रद्द करते हैं, नहीं मानते। अब अगर, और शौकत अली साहब जो उस वक्त फूड सेक्रेटरी थे, उनका तो उन्होंने एतराफ़ भी लिख लिया कि सब्सिडी देना एक गलती थी और हमने सही तयन नहीं किया कि क्या ज़रूरत थी सब्सिडी की। देखिए, सब्सिडी इसलिए दी जाती है
कि बैनुल-अक़वामी कीमत पाकिस्तान की कीमत से कम है, लिहाजा हम अगर बाहर अपना माल बेचना चाहते हैं, और ये उन्होंने कहा कि ज़र मुबादला की जरूरत थी। दरअसल साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का और आपकी कीमती राय का। नाज़रीन, कानूनी राय आपने जानी। चीनी रिपोर्ट से मालूम हो गया है कि किस किस तरीके से करप्शन की गई और इसमें कौन कौन से इदारे जिम्मेदार हैं। करप्शन का पहला तरीका नाज़रीन ये था कि गन्ने की जितनी मिकदार चीनी बनाने के लिए इस्तेमाल की गई कागजात में इससे कम दिखाया गया। मुल्क में गन्ने की पैदावार तकरीबन 68 मिलियन मेट्रिक टन होती है, लेकिन शुगर मिल्स ने 48 मिलियन मेट्रिक टन गन्ने की क्रशिंग की, यानी गन्ने की मजमूई पैदावार का 29% मजमूई क्रशिंग में शुमार ही नहीं किया गया, छुपा लिया गया। करप्शन का दूसरा तरीका कि काश्तकारों को कम पैसे देकर कागजों में ज्यादा दिखाई दिए। चीनी के कारखानों ने जो अकाउंटिंग का निजाम राइज किया हुआ था, इसमें भी धोखाधड़ी से काम लिया जाता था। इंक्वायरी रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि शुगर मिलें गन्ने के काश्तकारों को कम अदायगी करती थी। बताया जाता था कि किसान से 180 रुपए मन गन्ना खरीदा गया, जबकि अदायगी सिर्फ 140 रुपए मन की जाती थी। किसानों से गन्ना ज्यादा मिकदार में खरीदा जाता था, कागजों में कम दिखाया जाता था। तकरीबन तमाम मिलें 15% से लेके 30% तक गन्ने के वज़न में कटौती करते हैं, जिसका डायरेक्ट नुकसान किसान को होता है, बिकॉज उसके वज़न को कम तोल के उसका फ़ायदा मिल मालकान उठा लेते हैं। ये भी शुगर कमीशन की रिपोर्ट की फाइंडिंग है। करप्शन के लिए जो तीसरा तरीका अख्तियार किया गया वो ये था कि फी किलो चीनी तैयार करने की लागत कम थी, लेकिन कागजों में ज्यादा दिखाई दी जाती थी। यानी मिसाल के तौर पर 2017-18 में एक कारखाने को 1 किलो चीनी तैयार करने की कीमत 38 रुपए पड़ती थी, लेकिन अपने हिसाब किताब में वो इसे 50 किलो लिखते थे। 2017-18 की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो शुगर मिल्स ने दी माजी में भी और अभी भी, वो 51 रुपये पर किलो है, जबकि फोरेंसिक ऑडिट कमीशन ने इसकी प्राइस डिटर्मिन की है 38 रुपये, तो ये तकरीबन 13 रुपये। चौथा तरीका करप्शन का ये था कि चीनी तैयार करते हुए जो ज़िमनी मसनूआत बनती हैं, बाय प्रोडक्ट होता है, इसकी कीमत नहीं दिखाई जाती थी। जैसे चीनी बनाने के बाद गन्ने का जो फोक होता है, इसे जब चिप बोर्ड बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बिजली बनाने के लिए इसे बतौर ईंधन इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन चीनी की पैदावारी लागत से इस बाय प्रोडक्ट की सेल मनफी नहीं की जाती थी, माइनस नहीं की जाती थी। नाज़रीन, करप्शन का पांचवा तरीका वो ये था कि मिल मालिकान पैदावार का ऑडिट ही नहीं करते थे। चीनी की कीमत अपनी मर्जी से तय करते थे। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन पर लाजिम था कि वो पाकिस्तान में की गई मसनूआत की कीमत पैदावार का ऑडिट कराए, लेकिन 2017 के बाद से ये शर्त भी खत्म कर दी गई थी। लिहाजा चीनी के कारखाने कोई ऑडिट नहीं कराते थे और कीमत के तयन में न सिर्फ आजाद थे बल्कि बेलगाम थे। करप्शन का छठा तरीका यह था कि सट्टेबाजी के जरिए चीनी की कीमत बढ़ा दी जाती थी। चीनी के अक्सर कारखाने चीनी खरीदारी में भी मुलव्विस थे, लिहाजा क्रशिंग के इख्तिताम पर चीनी की मुस्तकिल कीमत का तयन नहीं किया जाता था, बल्कि सट्टे के जरिए वो कीमत रोज बरोज बढ़ा दी जाती थी या तब्दीली आती थी। सिर्फ सट्टेबाजी के जरिए नाजरीन 70 अरब रुपए कमाए गए। मार्केट मैनिपुलेशन कि मार्केट के अंदर किस तरह से मुख्तलिफ टेक्निक्स के तहत चीनी की कीमत बढ़ती है, जिसका अल्टीमेट फ़ायदा या ब्रोकर को या मिल मालिक को होता है, उसका नुकसान अवाम को होता है, जिसको चीनी की दुगनी कीमत अदा करनी पड़ती है। करप्शन के लिए सातवां तरीका यह था कि पैदावारी लागत से मुतालिक झूठ बोलकर इस पर सब्सिडी भी ली गई। चीनी के कारखाने पहले चीनी की पैदावारी लागत से मुतालिक झूठ बोलते थे, फिर इसकी बुनियाद पर हुकूमत से सब्सिडी भी लेते थे। यानी कहा यह जाता था कि बैरूने मुल्क चीनी की कीमत कम है, एक्सपोर्ट करने में हमें घाटा पड़ेगा, इसलिए हुकूमत हमारा घाटा पूरा करे। पिछले 5 सालों में 29 अरब रुपए की एक्सपोर्ट सब्सिडी दी गई है, जो सिंस 2005 है। 18 में वफाक ने 15.5 अरब की सब्सिडी दी, लेकिन सबसे बड़ी ज़्यादती जो इस वक्त बड़े एक शख्सियत हैं सिंध के मुराद अली शाह साहब, उन्होंने वो तो सब्सिडी कमीशन ने लिख दिया है कि सरहन सिर्फ एक ग्रुप ओमनी ग्रुप को बेनिफिट देने के लिए वो सारी सब्सिडी दी। करप्शन का 8वां तरीका यह था कि कागजों में यह दिखाया गया कि चीनी अफगानिस्तान बरामद की गई, एक्सपोर्ट की गई। इसका डिजिटल रिकॉर्ड रखने के बजाय हाथ से लिखे गए फॉर्म्स पर रिकॉर्ड रखा गया। पाकिस्तान से बरामद होने वाली चीनी का डाटा अफगानिस्तान में पहुंचने वाले डाटा से मुख्तलिफ है। यानी चीनी कागजों में अफगानिस्तान जाती थी, इसकी रकम
दीगर ममालिक से बजरिया टीटियां आती थी। करप्शन का नवा तरीका यह था कि शुगर मिल्स ने दो खाते रखे हुए थे। एक खाता सरकार को दिखाने के लिए और दूसरा स्टेट को दिखाने के लिए रखा जाता था। तमाम मिल मालकान जो हैं वो डबल बुक्स रखे हुए हैं, यानी कि दो खाते हैं उनके। एक वो खाता है जो सरकार को दिखाया जाता है, SCCP को, FBR को, बाकी इदारों को, और एक वो खाता है जो सेठ के लिए बनाया जाता है, जिसके तहत असल में कितना प्रॉफिट कमाया जा रहा है उसके अंदर उसका भी तयन किया जाता है। जब ये सब कुछ हो रहा था उस वक्त 6 इदारे नाजरीन ऐसे थे जो इसे रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने इन्हें आंखें बंद किए रखी। पहला जिम्मेदार इदारा है कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान या मसाबती कमीशन। इसका काम होता है कि कारखानों का गठजोड़ ना होने दे, कीमत ना बढ़ने दे। लेकिन चीनी बहरान में यह कमीशन भी खामोश तमाशाई बनकर बैठा रहा। दूसरे नंबर पर आता है FBR। वो भी जिम्मेदार है क्योंकि उसने न सिर्फ चीनी की पैदावार का हिसाब नहीं रखा बल्कि इसकी नाक के नीचे चीनी बेनामी फरोख्त होती रही। तीसरे नंबर पर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान भी जिम्मेदार है क्योंकि जो चीनी कागजों में अफगानिस्तान भिजवाई जाती थी इसकी अदायगी TT के जरिए अमेरिका, दुबई या फिर दीगर ममालिक से आती थी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने यह भी नहीं देखा कि चीनी मिल मालिकान के फॉरेन करेंसी अकाउंट में डॉलर कहां से आ रहे हैं। नाज़रीन, चौथे नंबर पर एक वफाकी इदारा है फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट। इसका काम है रुकूम की एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिली मशकूक अंदाज में अगर हो तो उस पर नजर रखे। यह इदारा भी अपने फराइज अंजाम देने में नाकाम रहा। पांचवें नंबर पर केन कमिश्नर जिम्मेदार होता है। हुकूमत केन कमिश्नर यानी केन गन्ना वो मुकर्रर करती है, जिनका काम होता है कि गन्ने के काश्तकारों का तहफ़्फ़ुज़ करें, इस बात को यकीनी बनाएं कि काश्तकारों को दुरुस्त कीमत अदा की जा रही है। हर जिले के डिप्टी कमिश्नर को केन कमिश्नर के इख्तियारात हासिल होते हैं, उन्होंने भी अपनी जिम्मेदारियां अदा नहीं की। हर सूबे का एक महकमा सनत होता है, इसका काम होता है कि कोई कारखाना इजाजत के बगैर क्रशिंग ना बढ़ाए। इस केस में चीनी के कारखानों ने क्रशिंग कैपेसिटी बढ़ाकर दुगनी कर ली थी। इस महकमे ने आंखें बंद किए रखी। कैपेसिटी बढ़ाना ऐसा ही है जैसे एक कारखाने का लाइसेंस लेकर 2 कारखाने लगा लिए जाए। लिहाजा ये छठा इदारा है जो करप्शन का जिम्मेदार है। नाजरीन, तहकीकाती कमीशन की रिपोर्ट में उन लोगों के नाम भी सामने आए जिन्होंने सबसे ज्यादा फायदा उठाया। सबसे ज्यादा फायदा जहांगीर खान तरीन को हुआ। उन्होंने मजमूई सब्सिडी का 22% यानी 56 करोड़ 10 लाख रुपए हासिल किए। इसके बाद सबसे ज्यादा फायदा RYK ग्रुप को हुआ, जिसके मालिक मखदूम खुसरो बख्तियार के भाई मखदूम उमर शहरियार खान हैं। उन्होंने 18% यानी 45 करोड़ रुपए से ज्यादा सब्सिडी ली। इस ग्रुप के मालिकान में चौधरी मुनीर और मुनिस इलाही भी शामिल हैं। मिल जिसका फोरेंसिक ऑडिट किया गया या जिस ग्रुप का किया गया वो JDW है। ओवर इनवाइस कैश परचेज है केन की थ्रू कमीशन एजेंट्स। अगली शुगर मिल मेरे फेवरेट सलमान शहबाज शरीफ साहब की है। अल अरेबिया की भी फोरेंसिक ऑडिट किया गया है। उसके अंदर डबल अकाउंटिंग और डबल बुकिंग भी रिपोर्ट की गई है, रिकॉर्ड की गई है। नाज़रीन, इस रिपोर्ट के मंजर आम आने के बाद हुकूमती हल्के क्या कहते हैं ये हम पूछेंगे जनाब शेख रशीद साहब से इस वक्फे के बाद। जनाब ब्रेक के बाद हाजिर हैं शेख रशीद साहब ने हमें ज्वाइन किया। शेख साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। रिपोर्ट सर मंजर आम पे आ गई, अच्छी बात है। क्या अब मंजर आम पर आना है काफी है या फिर जिनकी तरफ इशारा हुआ है शेख साहब उनका नाम भी आएगा? अब भले ही वो अपने लोग क्यों ना हो, भले ही वो कोई बहुत बड़े बड़े नाम ही क्यों ना हो। बड़े नाम भी हैं जी इसमें, और सारी कैबिनेट आज यूनानिमस थी। ऐसे ही कैबिनेट कभी यूनानिमस नहीं देखी गई। सारी कैबिनेट ने यूनानिमसली प्राइम मिनिस्टर को और वाजिद को और शहजाद को वो सबको अप्रिशिएट किया है। और सारी कैबिनेट ये चाहती है कि इनके ख़िलाफ़ करार वाकई इनको सज़ा दी जाए और जो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का कानून है वो भी बनाया जाए। और चीनी के साथ साथ जो है ये भी हिदायत की गई है कि वीट के भी केस जो है ना उसकी भी रिपोर्ट सबमिट की जाए। आज तो सिर्फ चीनी की कैबिनेट में हुई और तकरीबन मेरा ख्याल है हमागीर तौर पर तमाम कैबिनेट मेंबरों ने इसमें अपनी पार्टिसिपेशन की गई और ये भी फैसला किया गया कि FIA और NAB को इनके क्रिमिनल केसेस दिए जाएंगे जो इस चीनी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी में और करप्शन में मुलव्वस पाए गए हैं और ओवर क्रशिंग करने में मुलव्वस पाए गए हैं, जिन्होंने डबल डॉक्यूमेंटेशन की, जिन्होंने
दो खाते बनाए, उन सब लोगों के केस क्रिमिनल केसेस शेख साहब, इन की वजह से इसे क्या कह लें, नेग्लिजेंस कह लें, जो मैशत को नुकसान पहुंचा, अब आपने एक रिपोर्ट तैयार की, उसको पब्लिक कर दिया, वेरी गुड सर। ऐसा लगता है अब आपको एक और कमीशन बिठाना पड़ेगा, एक और रिपोर्ट तैयार करनी पड़ेगी, क्योंकि जो आप पर फिगर फजिंग का इल्जाम लग रहा है सर, ये शायद इससे भी बड़ा इल्जाम होगा। ये खुद हफीज शेख साहब ने आके समा के प्रोग्राम में कहा कि फिगर्स जो पहले दी गई थी वो सही नहीं है, ये असल फिगर्स हैं और वो बहुत कम है, हमारी मैशत नेगेटिव में चली गई सर। आपकी हुकूमत बता नहीं रही थी, क्या इस पर भी कोई रिपोर्ट बनेगी, इस पर भी कमीशन बनेगा? और मैशत का बेड़ा गर्क किया गया है। हमें मिली कौन सी खुशहाल मैशत थी? हमें कोई खुशहाल मैशत तो नहीं मिली थी, हमें तो लूट खसूट की मैशत मिली थी। हमें तो फोर्स, तो आपको पता है इसहाक डार को हमने, जब मैं मुशर्रफ के साथ था, IMF को कितना जुर्माना दिया कि उसने फोर्ज डॉक्यूमेंटेशन IMF को दी थी, वर्ल्ड बैंक को दी थी। ये तो आप लोकली बात कर रहे हैं। और हमने, जो आप कह रहे हैं मैशत पे बहुत बड़ा बोझ है, और कोरोना के बाद जो है वो बजट आ रहा है, और बजट जो है उसको इस तरह का बनाना इनका चैलेंज होगा कि गरीब पे कम से कम बोझ पड़े और ये सर्कल चल सके, कोरोना से भी बच सकें और इकॉनमी भी। सर आपका देखिए, आपका तो सही करप्शन के खिलाफ जंग था, क्योंकि आपका कंपैरिजन हम पिछलों से इसलिए नहीं करते क्योंकि आप उनसे मुख्तलिफ हैं। लेकिन अब हो ये रहा है कि आपने जो अक्सर बात की है, बल्कि रिसेंटली आपने शेख साहब बात की कि ईद के बाद दोनों तरफ झाड़ू फिरेगा। अब नूरुल हक कादरी साहब हो या गुलाम सरवर साहब हो, उनके खिलाफ भी नैब मुतहरिक हो गया, वो भी नैब के रडार पर आ गए हैं। तो झाड़ू फिरने से मुराद ये है कि आपके अपने लोग भी धर लिए जाएंगे सर। और ये आपको खबरें देता कौन है वैसे इस तरह की? इसका देखें, मुझे कोई खबरें नहीं देता, अल्लाह ने मुझे अकल दी हुई है। नैब पे इतना ज़्यादा प्रेशर है कि अब शुगर का जो फोरेंसिक रिपोर्ट आई है, इसमें तो और आदमी भी दोनों तरफ से आ रहे हैं, और इसमें और ऐसे नाम आ रहे हैं जो कि काफ़ी सीरियस किस्म के नाम हैं। सो मैं तो 31 जुलाई से पहले बहुत सारे लोगों के ख़िलाफ़ इन्वेस्टिगेशन देख रहा हूँ, और ये मैं अपनी अकल से सोच रहा हूँ, इसमें मेरा कोई सोर्स नहीं है। ना मैं इन्वेस्टिगेटर क्रिमिनल रिपोर्टर हूँ, ना मैं, मुझे नज़र आ रहा है कि भाई ये इलेक्शन नैब के कानून में अमेंडमेंट जो है ये क्यों लाना चाहते हैं, क्यों इसके लिए ये तैयार हैं कि हम NFC अवार्ड पे भी बात करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि इनको पता है इनके केस बड़े सीरियस हैं, इनके केस बड़े सीरियस हैं और इनकी केस से निजात नहीं होनी, इन्होंने फंस जाना है। और जब इस तरह फंसना है तो अब वो खुद कह रहे हैं मैं तो इस मुल्क में ही पैदा हुआ हूँ, मुल्क में ही रहूँगा। उसको पता है कि उसका नाम चल गया है, वाच लिस्ट में आ गया है, और वो जो है ECL में भी आ जाएगा। और हमजा का और उसका केस सबसे ज़्यादा सीरियस केस हैं, और केसेस भी जन्म लेने जा रहे हैं। सो ये 2-3 महीने इनके लिए अच्छे नहीं है, और सरकार के भी और केसेस में आपके अपने लोग भी शेख साहब, वो जैसे चौधरी बरादरान को ले लें, वो अक्सर वैसे नाराज हैं आपसे, आजकल नाराज हो जाते हैं, तो ये इन केसेस की वजह से हैं जो चलने जा रहे हैं सर। और क्या इसमें इमरान खान साहब की मंशा शामिल होती है चौधरी बरादरान को नाराज करने में? मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान की कोई मर्जी शामिल होती है। अभी आज फोरेंसिक रिपोर्ट आएगी तो चौधरियों को और नाराजगी हो जाएगी। सो थिंग्स आर मूविंग बोथ दी साइड, विकेट के दोनों तरफ हालात जो है अबर आलूद है, और ये नहीं है कि बारिश या मौसम ख़राब एक तरफ है, दोनों तरफ ख़राब है। और ये जो मामूली रिपोर्ट नहीं है जो इमरान खान ने तैयार की है, इस मुल्क में 72 सालों में किसी ने तैयार नहीं की, और ये ज़बरदस्त जो रिपोर्ट तैयार की है इसमें बड़े बड़े नाम हैं, और इसमें बड़े सारे लोग जो हैं वो क्रिमिनल केसेस की तरफ जा शेख साहब, आप एक आदमी हैं, आप हमेशा इलेक्शन लड़के असेंबली में पहुंचे, इलेक्शन लड़के आप कैबिनेट में पहुंचे। अच्छा, आप सवाल उठाए जा रहे हैं, आपकी जो एक लंबी बड़ी कैबिनेट है उसमें जो मुआवनीन खुसूसी जो उनकी एक भरमार है, उस पर 2 दिन पहले गुलाम सरवर साहब ने बात की, आज उस पर फवाद चौधरी साहब ने भी कहा कि जी इनके एक तो असासा जांच चेक किया जाए, इसके साथ साथ इनकी अहलियत और काबिलियत पे सवाल उठाने का आवाम को हक है। आप समझते हैं शेख साहब के इमरान खान जो मुआवनीन के इतने खिलाफ थे कि जनाब ये एक फौज जफर मौज भर्ती कर लेते हैं, उन्हीं की कैबिनेट में सबसे ज्यादा मुआवनीन खुसूसी हैं, आपको लगता है कि इनके मुतालबात, इन वुज़रा के मुतालबात ठीक है, इन मुआवनीन खुसूसी के भी असासे चेक होने चाहिए? आज प्राइम मिनिस्टर ने ये फैसला दे दिया है कि ये सारे जो SAP स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर, ये सारे अपने एसेट जो हैं ये कैबिनेट सेक्रेटरी को जमा कराएं। आपने एक अच्छा सवाल किया, ये मेरे जहन से उतरा हुआ था, और आज की एक बड़ी खबर ये है
कि सारे कैबिनेट, सारे जो स्पेशल असिस्टेंट हैं प्राइम मिनिस्टर के, उनको कहा गया है कि वो अपने एसेट जो हैं वो सेक्रेटरी कैबिनेट को जमा कराएं, क्योंकि कैबिनेट के अंदर ये बड़ा सवाल पड़ रहा है कि अब मैं क्या आपसे अर्ज़ करूं, मैं कैबिनेट का मेंबर हूं, कि वो लोग ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर गए हैं और उनकी बात पर ज़्यादा तवज्जो दी जाती है बनिस्बत के मुंतखब लोगों के। लेकिन मेरी राय में वो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, उनकी CV ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो मसाइल को हल करने में ज़्यादा उनकी अप्रोच है। और लेकिन ये है कि कैबिनेट के अंदर इनके बारे में आवाज़ खुल के उठनी शुरू हुई, तो आज प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि इनके असासे जो हैं ये अपने ऐसे। अच्छा सर, ये भी शेख साहब बताइएगा कि जुल्फी बुखारी को उस कमेटी में रखा गया है जिस कमेटी ने रूजवेल्ट होटल न्यूयॉर्क में वो बेचना है, और ये बात शिबली फराज साहब ने की थी कि उनको इसलिए रखा गया है एक प्रोग्राम में क्योंकि वो ग्राहक लेके आएंगे, उनके बाहर बिजनेसमैन जानने वाले हैं, उनके लिंक्स हैं। सर ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं आएगा? और जुल्फी बुखारी को आप मतलब वो ओवरसीज पाकिस्तानी की मिनिस्ट्री उनके पास है, उसके साथ साथ ये सर रूजवेल्ट होटल है, कोई दुकान नहीं है, कोई परचून की दुकान नहीं है जिसको बेचने के लिए जनाब आप किसी को भेजने का जाके ग्राहक लेकर आओ। देखिए जी, अभी आप देखते रहें, मैं 1980 से इस रूजवेल्ट को बिकता हुआ देख रहा हूँ और एक फ्रांस के होटल को। इस वक्त कोरोना वायरस के जो हालात हैं उसमें कौन गाहक होगा? कोई बेवकूफ़ ही फैसला करेगा। इस वक्त के जायदादें देखें, दुबई में क्या हो गया हाल जायदादों का, लंदन में क्या हो गया, पाकिस्तान में तो चलें आप नहीं कह सकते, लेकिन दुबई में तो ऐसी सूरत हाल है कि आधी आधी सुना कीमतें हो गई हैं। और रूजवेल्ट, जब मैं मिनिस्टर इन्वेस्टमेंट रहा हूँ, सो मैं इस केस सारे को जानता हूँ। सो इन दी एंड जो है कुछ भी नहीं बचता बंदे को। सो कोई ऐसा काम नहीं होगा। और जुल्फी बुखारी क्योंकि वो लंदन अमेरिका ये प्रॉपर्टीज़ के मसले को समझते हैं, इसलिए उनको डाला गया। अच्छा, अब शेख साहब जरा आखिर में अवामी बात करते हैं। सर शेख रशीद साहब, जब आप लाल हवेली से बाहर निकलते हैं तो क्या आपके लोग आपसे मुतमईन हैं, वो खुश हैं, या आपसे कहते नहीं है शेख साहब तो हमारा तो बेड़ा गर्क हो गया है? लोग रो पीट तो रहे हैं, लेकिन मुझे कह रहे हैं कि आप हमारी आवाज़ उठा रहे हैं। लेकिन ये ईद के बाद देखे ना, मैं तो शटर डाउन को पहले दिन से मुखालिफ हूँ कि ये दुकानें पहले खुलती, ट्रेनें पहले चल जाती, तो ये हंगामा आराई ना होती जो देखने में आ रही है। बट फैक्ट ये है कि हमने बड़ी ज़्यादती की शटर डाउन की दुकानों को देर से खोलने में, और गाहकों को फिर ये तासर मिला कि सोमवार वाले दिन दोबारा लॉकडाउन हो जाएगा। हमारे मुल्क में 50-60% लोग जो हैं वो ईद के दिन ही कपड़े खरीदते हैं। हमारी तरह नहीं कि 10-10, 15-15 जोड़े लटके पड़े हैं, 20-20 जोड़े लटके पड़े हैं। वो ईद के दिन ही जोड़ा लेते हैं और ईद के दिन ही वो जूते लेते हैं। हम भी जब बच्चे थे तो हम ईद के दिन ही कपड़े लिया करते थे। अब माएँ जो हैं उनको मजबूर करती हैं बेटियां कि मेहंदी लगवानी है, चूड़ियाँ लेनी है। सो अब इस कल्चर को कौन बदल सकता है जी? कोई नहीं बदल सकता। किसी जगह लॉकडाउन नहीं है, दुआई खुदा की, सब झूठ है। अच्छा किया चीफ जस्टिस ने कि एक अच्छा फैसला दिया, कम से कम ईद तक तो लोग दुकानदार अपनी कोई रोजी शोजी कमाएं। अच्छा ठीक है शेख साहब, ये भी बताइएगा जरा अपनी मिनिस्ट्री के हवाले से। मुराद अली शाह साहब ने कहा कि हमसे मशवरा नहीं किया गया, मशवरा किया जाता हम सिंध में रेल ना चलाने का मशवरा देते। सर मुराद अली शाह, सिंध गवर्नमेंट के साथ कोई आपके राब्ते हैं? अगर लेट से किसी वजह से वो नहीं चाह रहे कि वहां पर रेल चले तो क्या आप कंसिडर करेंगे? बिल्कुल मुतमिन करेंगे जी। हमारी SOP पे काम कर रहे हैं, वो मुतमिन है और उन्होंने किसी जगह हमारे यहाँ रोड़े नहीं अटकाए। और हम 30 ट्रेनें सारी की सारी सिंध जा रही हैं, कोई ट्रेन ऐसी नहीं जो सिंध नहीं जा रही। और हम तो इजाफा करने लगे हैं और हमारा इतना लोड था कि हमारा ऑनलाइन प्रॉब्लम हो गया। एक एक खिड़की खोलनी है और सुबह जो है वो 8 से 5 बजे तक और खोल देंगे, क्योंकि सारी सवारी इस वक्त जो है कराची से पंजाब की तरफ आ रही है। ईद के बाद पंजाब से कराची की तरफ जाती है। तो सिंध की तरफ से हमें कोई मसला नहीं है। बलूचिस्तान एक हमारी जाफर एक्सप्रेस है, वो 60% के हिसाब से 100% आ रही है। सो कोई मसला नहीं है। ठीक है शेख साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन यहाँ पर एक वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद तज़किया निगार इरशाद भट्टी साहब से पूछेंगे कि क्या वाकई ही ये पहली बार हुआ है कि चेहरे बेनकाब किए गए लूटने वालों के, लेकिन क्या अब पहली बार कार्रवाई भी होगी? इस वक्फे के बाद पूछेंगे।
वक्फे के बाद हाजिर हैं जनाब इरशाद भट्टी साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। मैं इंतहाई मशकूर हूं उनका। भट्टी साहब, दो कमाल की चीज़ें इस रिपोर्ट में आई। एक चीज़ तो ये, इमरान खान साहब ने पहली बार ये तारीख रकम की है कि किसी रिपोर्ट को पब्लिक किया, एक बात। दूसरी बात ये कि ये जो एक डीप प्रॉफिटेरिंग का एक सिलसिला था, बिल्कुल वो बेनकाब करके रख दिया कि ये माफिया प्रॉफिट कैसे कमाता है, एक बात। लेकिन सर मैं ज़रा ये आपको शहजाद अकबर साहब का एक शॉर्ट सुनाना चाहता हूँ। वो बात जो कर गए ना सर, वो मुझे अभी ढूंढने में इमरान खान साहब की काबीना में नजर नहीं आ रही, लेकिन बात बड़ी अहम कर गए शहजाद साहब। जरा सुनाइए एक दफा। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब अपनी 22 साल सियासी जदोजहद में एक बात बार बार कहते रहे हैं कि कारोबार करने वाला जब भी सियासत में आएगा तो वो सियासत में भी आके सिर्फ कारोबार ही करेगा और एट द एक्सपेंस ऑफ अवाम करेगा। तो आज जब हमने इस रिपोर्ट को देखा और इसके अंदर जो फाइंडिंग्स हैं वो सिर्फ उन्हीं चीज़ जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पहले दिन से कहते थे उसकी 100% उसने आज उसकी वैलिडेट कर दिया है उसको। भट्टी साहब, काबीना पर नजर दौड़ाएं तो कौन नहीं है सर इमरान खान की काबीना में जो कारोबार ना करता हो। जहांगीर तरीन साहब को भी इमरान खान से सुप्रीम कोर्ट ने दूर किया, वो तो दूर करने को राजी नहीं थे। ये रिपोर्ट तो अब आई है। जहांगीर तरीन खान साहब कब से कारोबार करते हैं, खुसरू बख्तियार साहब कारोबार, कौन नहीं है सर जो कारोबार करता है, रज़ाक दाऊद साहब करते हैं। सर ये 22 साल जद्दोजहद में हमने यही कुछ देखना था भट्टी साहब कि जो कुछ कहा, जिस पे सारी जिंदगी बिता दी खान साहब ने, सब कुछ उसके बरक्स कर रहे हैं सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु, शायद मैं पहले भी सुना चुका हूँ कि खलीफा बनते हैं, अगले वो कपड़े का कारोबार करते थे। अगले दिन वो कपड़ा लेके तो निकल रहे होते हैं तो हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु देखते हैं और वो पूछते हैं अबू बकर आप कहाँ जा रहे हो? वो कहते हैं कब जो मेरा कारोबार है कपड़ा बेचने जा रहा हूँ। वो कहते हैं अब आप अमीरुल मोमिनीन बन गए हैं। अब अगर अमीरुल मोमिनीन का कपड़ा और अमीरुल मोमिनीन बाज़ार में होगा तो बाकियों का कौन ख़रीदेगा, या बाकी कारोबारों का, कारोबारी लोगों का क्या होगा? तो वो उस दिन छोड़ देते हैं और फिर उस दिन के बाद वो खलीफा के लिए बैतुल माल में से वजीफ़ा और उन घर वालों के लिए वो मुकर्रर होता है और वो इस पे चलते हैं। ये पहली बात शुक्रिया इमरान खान का कि उन्होंने ये रिपोर्टें, ये इनिशिएटिव लिया। शुक्रिया के दो रिपोर्टें, पहले वाली रिपोर्ट और तफसीली रिपोर्ट पब्लिक की। और ये भी शुक्रिया कि मैं इसका भी चलो दिल पे पत्थर रख के शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज उन्होंने 2 साल बाद अपने सारे मुआवनीन और एडवाइज़र को कहा कि असासे अपने पब्लिक करें, कैबिनेट डिवीज़न में जमा करवाएं और इसको पब्लिक करें। और इसका भी शुक्रिया कि हालांकि उनका ये नारा, वादा, दावा था हमसे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, कि आज उन्होंने कहा है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का एक लॉ भी बनाना चाहिए और उस लॉ पे भी काम शुरू हो गया होगा। हालांकि इसकी ज़रूरत कोई नहीं थी। अगर इमरान खान साहब हुक्म जारी कर देते कुछ एक आध चीज़ का तो वो हो जाता। तीसरी बात यह है कि हमारी किस्मत देखें अली हैदर भाई, हम ये बनारसी ठग, ये जीरे ब्लेड, ये गंड कप, यानी जाली क्लेम इस मुल्क में जब मुल्क बना, जाली क्लेमों से लेकर, जाली ज़ातों से लेकर, जाली सरदारियों से लेकर, जाली जगीरों से लेकर, जाली बेनामी अकाउंट्स, जाली बेनामी जदादें, जाली बेनामी असासे, जाली बेनामी टीटियाँ और जाली बेनामी चीनी का कारोबार। 80 मिलें हैं, 6 अरब किलो सालाना चीनी बनती है। और ये कौम, खुदा के लिए कौम, आटा तो खा ही लेते हो, चीनी कम खाओ तो ये शुगर माफिया कंट्रोल में आ जाए। 50 करोड़ किलो हर महीने ये चीनी खा जाती है, फिर कहते हो हमें शुगर हो गई, शुगर हो गई, शुगर हो गई। शुगर तो होनी थी। तो ये खा जाती है। और ये एक 80 मिलों में 6 ख़ानदान हैं जिनकी 23 मिलें हैं जो 50% को कवर करते हैं। और ये कार्टल है, माफिया है। इसमें मुस्लिम लीग, पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ सारे। और हमें आज फिर बताया जा रहा है, यानी हम घूम घूम के, वहाँ नवाज शरीफ साहब थे तो वो कहते थे मेरे बच्चों का मेरे साथ कोई तल्लक नहीं है। शहबाज शरीफ अभी 2 घंटे 10 मिनट होके हैं नैब से, मेरे अहले खाना और मेरे बच्चों का कोई तल्लक नहीं है। बिलावल साहब वो कहते हैं कि जरदारी साहब के कारोबार का उनसे क्या तल्लक है। रज़ाक दाऊद साहब का हमें बताया जाता है कि उनके बच्चों का उनके साथ क्या तल्लक है। नदीम बाबर साहब का बताया जाता है कि उनकी फैमिली का उनके साथ क्या तल्लक है।
कि खुसरू बख्तियार साहब का बताया जाता है कि भाई इधर वजीर है, छोटा भाई खजाना का है, लेकिन वो तो उनके दूसरे भाई की मिल है, उनका हमारे साथ क्या, घूम घूम के वहीं। और जालिमों कोई थोड़ी सी अपनी चलाकियां ही नहीं कर लो, कोई थोड़ी सी चतर चलाकियां नहीं करो, मकारियां नहीं कर लो, ताकि हम कुछ अरसा बेवकूफ बन जाएं। यानी हर बंदा वही पुरानी चलाकी दोहरा रहा है। अब डबल खाते, डबल रजिस्टर, डबल अकाउंट्स, घोस्ट सब्सिडीज, घोस्ट एक्सपोर्ट, अल्लाह माफ करे। अब आ जाए इस पे। मैं ये आपके ये कहना चाहता हूं कि आज बुजदार साहब का जो इस रिपोर्ट में आया है वो क्या आया है कि अनजस्टिफाइड सब्सिडी, मैं उसी पे बात करना चाह रहा था एग्जैक्टली। अनजस्टिफाइड सब्सिडी ईसीसी से पूछा भी नहीं। अब एक मंजर बदलते हैं, शहबाज शरीफ को बना देते हैं सीएम पंजाब, इमरान खान होते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। अब शहबाज शरीफ के बारे में ये आता कि 2.5 अरब की उन्होंने सब्सिडी दी है और अनजस्टिफाइड दी है और ईसीसी से नहीं पूछा, तो क्या इमरान खान साहब इंतजार करते किसी और रिपोर्ट का, या कोई आज शहजाद बिल्कुल ना करते। तो सर मैं यही तो अर्ज कर रहा हूं, इस रिपोर्ट में और कुछ होना हो, उस्मान बुज़दार साहब के तो मुकम्मल ये रिपोर्ट खिलाफ जाती है सर। बल्कि उनसे पूछा गया उस्मान बुज़दार साहब से कि जनाब सबने क्यों दिया, आपने फैसला क्यों किया, उन्होंने कहा जी मुझे तो उस मीटिंग के मिनट भी याद नहीं है। मतलब उनको मिनट दिखाया गया, जनाब आपने खुद कहा था कि दे दें सब्सिडी, कहते मुझे तो याद ही नहीं है सर। तो सर ये तो फिर अब अल्लाह ही जाने इमरान खान साहब ने क्या सोच रखा है बुज़दार साहब के बारे में। सर वो लंबी चौड़ी निसाबी किताबी बातें छोड़ दे, मैंने एक छोटा मंजर कर दिया। शहबाज शरीफ होते सीएम पंजाब, तो आज शहजाद अकबर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कह रहे होते कि हम शहबाज शरीफ साहब से मुतालबा करते हैं कि वो सीएम शिप से रिज़ाइन कर जाएं, क्योंकि उन्होंने अनजस्टिफाइड सब्सिडी दी और इसी से नहीं पूछा। जावेद चौधरी साहब हमारे मुल्क के एक माया नाज साफ़ी हैं, वो उनकी खबर है कि बुज़दार साहब कह रहे हैं कि मेरे पास वो SMS मौजूद है कि जिसने मुझे कहा था कि आप सब्सिडी दे दें। अब वो SMS किसका है, वो क्यों रख के बैठे हैं, ये एक अलहदा कहानी है। अच्छा। अब उसके बाद आ जाए असद उमर साहब पर, कैबिनेट छोड़ दें, ईसीसी छोड़ दें, रूए रवां थे मुबैना तौर पर रज़ाक दाऊद साहब, फील्ड में थे मुबैना तौर पर खुसरू बख्तियार, जहांगीर तरीन साहब जो फील्ड में शुगर माफिया कार्टेल के साथ थे। असद उमर साहब ने 2 महीने पहले इनकार किया, 2 महीने के बाद 10 की बजाय 11 लाख टन दे दी। उसके बाद उन्होंने क्या कर दिया, 2 अरब वो पैसे भी रुके हुए शुगर माफिया को दे दिए जो शहबाज शरीफ के दौर में, और फिर कह दिया कि पंजाब में ले जाएं। फिर आ जाए, मैं हैरान होता हूँ, अब 5 रुपये 35 पैसे फी किलो के हिसाब से 2.5 अरब 3 अरब की सब्सिडी दी बुज़दार ने, शोर। उसके बाद शाहिद खाकान अब्बासी साहब हमारे जो इखलाकी तौर पर हुर्रियत पसंद हैं, उन्होंने कितनी दी, 10 रुपये 70 पैसे फी किलो के हिसाब से 20 अरब की सब्सिडी दी थी। अब इसके बाद आगे आ जाए, इस मुल्क में देखें कैसे बनारसी ठग गए, क्या लूटते हैं। मुराद अली शाह साहब आ गए, उन्होंने वफाक से ली, उसके बाद अपनी शुगर मिलों को मुबैना तौर पर 9 रुपये 30% फी किलो के हिसाब से 4.5 अरब की सब्सिडी दी, जो स्टेट बैंक ने नहीं दी, सिंध बैंक ने दी और अपनी मिलों को दी। आपने उसके बाद वो 35 वाली में पढ़ा, गन्ना सब्सिडी खा गए, सिक यूनिट सब्सिडी खा गए, ट्रैक्टर सब्सिडी खा गए, सारे खा गए, और ऊपर से ये क्या हो रहा है। और मजे की बात, सारी शुगर इंडस्ट्री ने 5 साल में 22 अरब टैक्स दिया है, 22 अरब, उसमें से 14 अरब रिफंड कमा लिया, यानी 14 अरब उनको वापस मिल जाएगा, बाकी रह गया 8 अरब। 29 अरब की सब्सिडी ले ली, तो बाकी यानी 8 अरब उसमें से निकाल लें तो 21 अरब प्रॉफिट। और जो 6 अरब किलो सालाना चीनी पे 16 रुपए फी किलो बढ़ा लिया, वो अलहदा। और घोस्ट जो सब्सिडी वो अलहदा, बेनामी जो सब्सिडी वो अलहदा, घोस्ट एक्सपोर्ट वो अलहदा। यानी ये कर क्या रहे हैं, करना क्या चाहते हैं इस मुल्क के साथ। दवाइयाँ वाला वो आ गया, आटा चीनी वाला वो आ गया। बहरहाल मेरे ख्याल से तो आटा चीनी ज़्यादा बुज़दार साहब पे आता है कि उनको पता ही नहीं था क्या कर रहे हैं। इधर आप आगे हेल्थ में आ गया, जफ़र मिर्ज़ा साहब पे इल्ज़ामात मुबैना तौर पर जो लग रहे हैं। इधर ये सारे, ये क्या है, इमरान खान साहब इखलाकी तौर पर नंबर 1, 22 साल स्ट्रगल, हर मसले का हल। इमरान कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, मैं आप सारे। आजकल मैं आपके ट्वीट्स देखता हूं तो आपकी फ्रस्ट्रेशन भी देखता हूं, मैं सोचता हूं कि सारे ही हम ऐसे फ्रस्ट्रेटेड होते जा रहे हैं कि उनमें कहते हैं खान साहब ये भी आपका वादा था, खान साहब ये भी आपका वादा था, खान साहब वह भी ये भी। और तारिक अजीज साहब का तो बड़ा, आपके प्रोड्यूसर साहब का एक ट्वीट बड़ा मशहूर है कि खैरात देने वाले और खैरात लेने वाले हमसे रब्ता करें, वो जो एक वज़ीर आज़म साहब की तकरीर पे था। तो अब ये कार्टेल क्या है,
कार्टेल क्या, यानी अब ये सारा, एक तो 80 शुगर मिलों का दोबारा सारों का ऑडिट होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि इनसे एक एक पैसा रिकवर करना। मान लिया आपने निजी बिजली घाट डाका आपने किसी हमारे दोस्त मुल्क चीन की वजह से या आपने उनकी वजह से छोड़ दिया, और 5,800 अरब का जो हमें टीका लगा उसका यही कर दें कि दोबारा जब मुआहदे हों तो वो हमें 9 सेंट में बिजली मिल जाए, यही काफी है। खत्म हो गया सर, बिल्कुल ठीक सर, वक्त खत्म हो गया, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके तज्जिए का, आपकी इशाज भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद थे। और बात सिर्फ किसी एक ग्रुप की नहीं है, आवे का आवा ही बिगड़ा बच, ये आवे का आवा बिगड़ा, ये ठीक किससे करना था, इसका वादा किसी ने किया था, देखते हैं वो वादा याद रखता है कि नहीं रखता। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कोरोना के हवाले से। आफत ने पूरी दुनिया एक खौफ में मुब्तला कर रखी है, और इस खौफ ने पूरी दुनिया का मंजरनामा ही बदल कर रख दिया। लोग अपने घरों तक महरूम, जिंदगी बचाने के लिए तदबीरें कर रहे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो बहुत पहले से ही आफत ज़दा है, जिनसे जंग और गोला बारूद ने उनके घर बर्बाद कर दिए। नफरत के कोरोना ने उनको खुले आसमान तले ला फेंका है। ये लोग कौन, हम बताते। ये शाम के मुसीबत ज़दा हैं, ये यमन के पनाह गुज़ीन हैं, ये इराक बदअमनी के मुतासरीन हैं, ये बर्मा के सताए हुए रोहिंग्या मुसलमान हैं, ये इजराइल के जुल्म का शिकार फ़लस्तीनी मुसलमान, ये कीनिया के पनाह गुज़ीन, सूडान के तबाहाल ख़ानदान, और अब कोरोना की वबा ने उनकी ज़िंदगियाँ और भी ज़्यादा मुश्किल कर दी। लेकिन नाज़रीन, आफरीन है कि मुसीबतों के मारे हुए इन लोगों पर दुखों के पहाड़ तले दबे होने के बावजूद शिकायत के बजाय उनके मुंह से दुआएं ही निकल रही हैं। रमजान के महीने में यह पनाह गुज़ीन क्या दुआएं मांग रहे हैं, आइए सुनते हैं। उनकी जिंदगियों में दुख है, लेकिन फिर भी रमजान की आमद का उन्होंने वैसे ही इस्तकबाल किया जैसे उनकी जिंदगी में तो कोई दुख ही नहीं। शिमाली सूडान के पनाह गुज़ीन मासूम बच्चे रमजान के आने पर ऐसे खुश हो रहे थे जैसे इन्हें कोई दुख ही नहीं। बच्चों की तरह दुखों से भरी गजा की पट्टी में भी रमजान ने खुशियों की लहर दौड़ा दी थी, जब पनाह गुज़ीन कैंपों में मुकीम नौजवानों ने रमजान की आमद पर रिवायती आतिशबाजी का मुजाहरा किया। कोरोना की वजह से कई रिवायात भी तब्दील हुई। गजा के महाजिर कैंप का किस्सा गो फिदा, जो 18 साल से हर रमजान में गलियों में अपनी कहानियों से खुश करता था, अब कोरोना लॉकडाउन की वजह से गलियों की बजाय इंटरनेट पर बच्चों को कहानियां सुनाकर खुश करता है। रूसी गोलाबारी ने शाम के शहर इदलिब को मलबे का ढेर बना दिया और पूरा शहर वीरान हो चुका है। लेकिन शामी खानदान पुरानी यादें ताज़ा करने के लिए, इफ्तारी करने के लिए टूटे फूटे ही सही, लेकिन अपने घर गए थे और क्या किया था देखिए। साथ ही प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर खत्म हुआ चाहता है, दीजिए इजाजत, अल्लाह निगहबान।